नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी में हथियार के बल पर बंधक बनाकर जेवरात सहित नगद की लूट। जांच में जुटी एफएसएल व टेक्निकल टीम और पतौना पुलिस। खराब पड़े नल जल योजना और चापाकलों को दुरुस्त कराने के लिए बेनीपट्टी एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। झंझारपुर एसडीओ की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। कम अनाज और आयुष्मान कार्ड मामले पर एसडीओ पर लगा सीधा आरोप। बिहार चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मियों ने सिविल सर्जन जिला कार्यालय के समक्ष किया विशाल प्रदर्शन। कलवाही पुलिस ने 12 बोरा से 684 लीटर नेपाली शराब की बरामद। एक 4 चक्का वाहन जब्त। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने खुटौना के प्रखंड अंचल आधार केंद्र मनरेगा समेत विभिन्न कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मद्य निषेध, भू विवाद और आपदा प्रबंधन को लेकर जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार अब ऑनलाइन भी कर सकेंगे भूमि मापी और एलपीसी का आवेदन। भेजा थाना पुलिस ने खोर मदनपुर गांव से वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने दी जानकारी। ब्लड बैंक में ब्लड सेल सेपरेशन की शुरू होगी व्यवस्था। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से लूट की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के रुपौली गांव में बीते बुधवार की रात 12 बजे हथियारों से लैस अपराधी पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर आधे घंटे तक तांडव मचाया। अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में रखे सभी सोने चांदी के जेवरात व नगद पर हाथ साफ किया। वहीं अपराधियों के जाने के बाद परिजनों ने डायल 112 को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंची। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस घटना के बाद से पूरा क्षेत्र दहशत में है। हथियार से लैस अपराधियों ने बुधवार की रात करीब 12 बजे पतौना थाना क्षेत्र के रुपौली गांव निवासी बद्री ठाकुर के घर में घुसकर आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने लाखों की संपत्ति की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घर में बद्री ठाकुर के अलावा उनकी पत्नी एवं बेटा बहू थे। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दीवार फांदकर आंगन में प्रवेश किया। सबसे पहले जिस कमरे में बेटा बहू सोए थे उस घर में प्रवेश किया, उनको हथियार दिखाया, मारपीट की, फिर गोदरेज की चाबी ली। अपराधियों ने लूटपाट की घटना को आराम से अंजाम दिया। लूटपाट की घटना में घर में रखे सभी नगद जेवरात सभी लूट लिए। अपराधियों ने तकरीबन आधा घंटा तक तांडव मचाया। लूटपाट करने के बाद घर के लोगों को घर के अंदर बंद कर फिर आराम से चलते बने। अपराधियों के जाने के कुछ देर बाद पीड़ित लोगों ने डायल 112 पर इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।
गुरुवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा एवं पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं घटनास्थल पर एफएसएल एवं टेक्निकल टीम पहुंच जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि लिखित आवेदन मिला है, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने बताया कि सभी अपराधियों का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। की भेल रात घटना? कल रात 12 बजे रात में जी यहाँ से 10 आदमी दीवार छरेक का जी आके फिर गेट बेटा वाला पहले बेटा वाला रूम के तोड़ देलक गेट। जी जी मार पीट के छेड़ छाड़ लेलक, कन्या के मार पीट के सब गहना जेवर छीन लेलक। जी तकर बाद हमर वाला गेट तोड़ के जी तब घुस के तब हमर गहना जेवर सब छीन लेलक। हमरो मार पीट के लग 4 चमेटा माथा पर मारलक, जी फिर गला चाबी देलक। जी तकर बाद फिर ऊपर से छज्जी पर से सब बक्सा पेटी उतार के नीचा जी तोड़ तार के सब जते पैसा कौड़ी गहना जेवर रहे जते अथी सब पैन कार्ड आधार कार्ड पासबुक सब लऽ के चलि गेल। तकर बाद घरो वाला के मारलक, फिर लऽ जाकर फिर वही घर में बंद कऽ देलक साइड वाला रूम में, फिर बंद कऽ के चलि गेल। फिर रूम रास्ता पर के जो मेन गेट है सेहो बंद कऽ के तब चलि गेल। सब गांव के आदमी सब आयल तब गेट खोललक। अच्छा, लगभग क्या आदमी रहे सब? लगभग रहे 10 आदमी। अच्छा, वो सब रहे कथी से? वो जो भागले जे के बाद जनलिए ने? भागले से खाली मुंह में कारी कपड़ा लगेने रहे जी, कारी कपड़ा लगा कर वो पेंट खाली पे नंगा नहीं। कहे के मतलब बाइक वगैरह या 4 चक्का या 2 चक्का या पैदले? किधर भागले से देखलिए? किधर सब भागले यही गेटे दऽ के गेलै और फिर खेत में रास्ता दऽ के एना के मंदिर तक दऽ के कोई आदमी खेते दऽ के कोई आदमी रस्ते दऽ के सब मुंह काला कपड़ा से ढकले रहे? सब ढकले रहे काला कपड़े। केकरो हाथ में पिस्तौल, केकरो हाथ में रॉड। पिस्तौलो देखा लग रहा है? हाँ। अच्छा, केकर बाद में पिस्तौल, केकरो हाथ में रॉड, तेकर बाद गेट पर पिस्तौल। अच्छा, जेना अहाँ कहै छै कि जेना हमरा सबके मारलक और धमकेलक तो ई चूंकि ओकर मानसिकता की रहे? चूंकि पूछबो करे कुछो? नहीं कुछो पूछे, सोझे कोई माधर चौथ घर खोल। अच्छा, माधर चौथ घर खोल, कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं बोले। खाली कोई माधर चौथ घर खोल नहीं तो मार देबो गोली, मार देबो गोली, मार देबो गोली। बेटा के वो मार पकड़ने, बेटा के पुतो के भेड़ पौधा के पकड़ने ओकरा मारे हमरा के गोली मार देबो नहीं तो गेट खोल, गोली मार देबो नहीं तो गेट खोल। गेट खोलला के तोड़ला के बाद घर में घुस कर सब मार पीट कर। की नाम भेल अहाँके? बुधनी देवी। ठीक है, बुधनी देवी। वही कैसे क्या हुआ? और रात के 12 बजे रहते हैं जी, 8-10 लोग आए और गेट को थोड़ा थोड़ा धक्का देने लगा। किधर से आया पहले? प्रवेश कैसे किया आंगन में? प्रवेश किया एक ही लोग, पहले उधर से पीछे वाले दीवार से चढ़ के आया, फिर उसका लॉक तोड़ दिया मेन गेट का, सब लोग अंदर घुस गए। उसके बाद डायरेक्ट मेरे ही रूम पे हमला कर। अच्छा, उसके बाद गेट हल्का हल्का ठकठकाया, मेरे को लगा कि मम्मी और पापा है, मैंने खोल दिया गेट, मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, हाथ में गन भी रखा था 2-3 लोग। कितने लोग थे लगभग वो लोग? 7-8 लोग थे, बाहर भी दो खड़े थे गेट पे। तो मैंने मंदिर के पास भी 2 लोग थे। मैंने पिस्टल वगैरह भी था? हाँ। वो आपको दिखाया? जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मारने लगा हमको। अच्छा, उसके बाद? मार के फिर बैठा दिया साइड में। अच्छा, मम्मी पापा किस रूम में थे? दूसरे बीच वाले। फिर उन लोगों को भी टॉर्चर किया गया? हाँ, पहले इधर का सामान सारा कुछ ले गया, उसके बाद। अच्छा, जैसे सामान में क्या सब हाथ साफ किया है? यही जेवर वगैरह, अच्छा, सोना चांदी और ये कैश पैसा। पैसा कितना लगभग था? कैश दोनों रूम मिला के लगभग वही 1.5 लाख के आसपास। अच्छा, मारपीट में मतलब घर के लोगों के भी साथ मारपीट किया, सिंगल आपके साथ? हाँ। आपके साथ? जी। और एक कमरे में बंद कर दिया? हाँ, हम लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया, बाहर से गेट का। अच्छा, मम्मी पापा को दूसरे रूम में बंद कर दिया, उसका भी गेट लगा दिया, मेन गेट भी लगा दिया, सारे लोग चले गए। तकरीबन कितने बजे रात्रि का घटना है? लगभग 12 बजे। तो क्या पुलिस को कैसे आप लोग इसे फिर आप लोग जो है सो चल गया, उसके बाद जो है किसको सूचना दिए, कैसे क्या? मेरा पापा के पास छोटा सा फोन था। अच्छा, बाकी बड़ा वाला फोन फोड़ दिया। अच्छा, छोटा फोन था तो उसी फोन से लगाया 112। अच्छा, तो आया प्रशासन? हाँ, आया था। हाँ, फिर उसके बाद आज सुबह में फिर आया था वो। अच्छा, आवेदन वगैरह दिए हैं थाना में? हाँ, सब। अच्छा, क्या नाम हो आपका? कृष्ण कुमार शर्मा। घर? नहासर।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि गिरते भूजल स्तर की समस्या के समाधान को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में खराब पड़े नल जल योजना व चापाकलों को दुरुस्त कराने को लेकर गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते हुए तापमान से पानी की किल्लत की समस्या को दूर करने पर चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि अपेक्षित बारिश नहीं हो पाने से इन दिनों जल संकट गहराने लगा है। भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण चापाकलों से भी पानी निकलना कम हो गया है। वहीं कई जगहों पर 7 निश्चय योजना के नल जलापूर्ति योजना भी ठप है। ऐसी स्थिति में पीएचईडी विभाग को सक्रियता व तत्परता दिखाने की आवश्यकता है, ताकि आमजनों का नल का जलापूर्ति सुलभ हो सके। एसडीएम ने कहा कि पीएचईडी कर्मी और अधिकारी अनुमंडल क्षेत्र में खराब पड़े सभी नल जल योजना और चापाकलों को शीघ्र ही दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सभी गांवों का भ्रमण करें और खराब पड़े नल जल व चापाकलों को चिन्हित कर उसे प्राथमिकता के तौर पर दुरुस्त कराने का काम करें। साथ ही आमजनों को भी जल संचयन व पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक भूभागों में पौधारोपण करने हेतु प्रेरित करने का भी निर्देश दिया। गौरतलब हो कि इन दिनों लगातार बढ़ रही गर्मी और मौसम के तापमान से एक ओर जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं जल स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं निकल पाने के कारण आमजन परेशान है। अनुमंडल के 89 पंचायत व एक नगर पंचायत में लगाए गए सीएम के 7 निश्चय के नल जलापूर्ति योजनाओं में से तकरीबन 80% से अधिक वार्डों में नल जल योजना ठप पड़ी है। कहीं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, तो कहीं बिजली, तो कहीं अनुरक्षण समेत विभिन्न तरह की समस्याओं के कारण यह योजना अब तक फ्लॉप ही साबित हो रही है। मौके पर बेनीपट्टी बीडीओ महेश्वर पंडित, बीपीआरओ मधुकर कुमार समेत अनुमंडल के चारों प्रखंड के बीडीओ, बीपीआरओ व पीएचईडी के सहायक अभियंता व कनीय अभियंता प्रकाश चंद्र प्रभाकर समेत अन्य लोग बैठक में मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कुमार गौरव ने की। इस बैठक में कई मुद्दों को उठाया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बैठक में आयुष्मान कार्ड कम बनने, लाभुकों को कम अनाज देने की बात को उठाया गया और इसका सीधा सीधा आरोप झंझारपुर के एसडीओ पर लगाया गया। हालांकि इसको लेकर उन्होंने अपनी बातें भी रखी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। झंझारपुर अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक में सदस्यों ने पहली बार 2 मुद्दे को लेकर सीधा एसडीओ पर निशाना साधा। एमओ झंझारपुर पर संरक्षण देने का आरोप के अलावा आयुष्मान कार्ड में फिसड्डी होने पर एसडीओ को घेरा, जबकि एसडीओ ने झंझारपुर अनुमंडल के द्वारा किए गए कार्यों का डेटा प्रस्तुत कर बेहतर कार्य करने का दावा कर रहे थे। एसडीओ ने बताया आधार सेटिंग में 99.2% लक्ष्य हासिल कर झंझारपुर अनुमंडल जिला में नंबर 1 है। बताया कि प्रवासी मजदूर के द्वारा किए गए 34,784 राशन कार्ड के आवेदन की सत्यापन कर 4,000 से ज्यादा कार्ड स्वीकृत कर दिया गया और अन्य आवेदक को रद्द किया गया। प्रपत्र क पेंडिंग 0 है, जबकि प्रपत्र ख में मात्र 3 पेंडिंग केस है। खाद्यान्न वितरण में भी जून जुलाई माह में टारगेट पूरा करने की बात कही तथा बाढ़ प्रभावित मधेपुर क्षेत्र में अगस्त माह का राशन पहले भेजने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कुमार गौरव कर रहे थे। एसडीओ के संबोधन के बाद भाकपा के सदस्य राम नारायण यादव ने तीखा हमला किया। कहा कि झंझारपुर एमओ को एसडीओ संरक्षण देते हैं। झंझारपुर एमओ कभी भी प्रखंड में नहीं बैठते, हमेशा अनुमंडल में ही अड्डा जमाए रहते हैं, जबकि अनुमंडल के अन्य 3 प्रखंडों में एमओ प्रखंड में बैठते हैं। एमओ से प्रखंड में आने वाले लोग नहीं मिल पाते, गरीब लोगों का वाजिब कार्य नहीं हो पाता। कहा कि आयुष्मान कार्ड अनुमंडल में फिसड्डी बना हुआ है, अधिकांश डीलर के ऑपरेटर नहीं पहुंचे। 31 जुलाई का विशेष अभियान टारगेट अंतिम समय था, जिसे 7 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ऑपरेटर की सूची जारी होने के बाद भी नहीं पहुंचने वाले ऑपरेटर पर अनुमंडल स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, इसकी जानकारी मांगी जा रही थी। सदस्य कम अनाज की भी बात उठा रहे थे। इन आरोप के बाबत एसडीओ ने बताया कि बुधवारी जांच में आज भी 4-5 परिवारों से बात की गई, किसी ने कम अनाज की बात नहीं कही। एमओ झंझारपुर को प्रखंड में बैठने के लिए ऑपरेटर नहीं है,
ऑपरेटर के लिए जिला में डीएसओ को लिख रहे हैं और एमओ को प्रखंड में बैठने के लिए निर्देशित किया जाएगा। वहीं आयुष्मान कार्ड के बाबत उन्होंने बताया कि ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया था। हाँ रामनारायण जी, आज अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक थी, क्या हुआ उसमें? अनुमंडल अनुश्रवण समिति के बैठक में अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा कार्य प्रतिवेदन वर्क रिपोर्ट पेश किया गया। उनके द्वारा वर्क रिपोर्ट जो पेश किया गया हम लोग गंभीरतापूर्वक सुने और हम लोगों के द्वारा जो शिकायत सुझाव दिया गया उसमें सबसे प्रमुखता ही था कि झंझारपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमान मनोज झा जी विभागीय नियमावली आदेशों का उल्लंघन करते हुए, विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर के संरक्षण से अनुमंडल कार्यालय में बैठ के सिर्फ दलाली करते हैं, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का सिर्फ शोषण करते हैं। हमने विभागीय नियमावली का हवाला दिए कि लखनऊ, मधेपुर और अंधा ठारी के माननीय एमओ साहब अपने अपने प्रखंड में बैठ के कार्यों का संचालन करते हैं, संपादित करते हैं, आम जनता का भी समस्या सुनते हैं और जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का भी समस्या सुनते हैं। लेकिन झंझारपुर के एमओ मनमानी करके आपके संरक्षण से अनुमंडल कार्यालय में बैठ करके प्रखंड कार्यालय यहीं से चलाते हैं और सिर्फ दलाली करते हैं। ये मेरा एक था। दूसरा था कि आयुष्मान कार्ड योजना जो भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा एक तिथि निर्धारित किया गया कि गरीबों से जुड़ा हुआ मामला एक सघन अभियान चलाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, निर्धारित हुआ। जो कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया, चाहे स्वास्थ्य विभाग से, चाहे आपके स्तर से, चाहे प्रखंड के स्तर से, 90% जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को उन्होंने नहीं पहुंचा, जिसका परिणाम हुआ कि अनुमंडल का जो लक्ष्य था आयुष्मान कार्ड उस लक्ष्य के विपरीत बहुत कम जगह पर गए, उतना ही बन सका। सरकार का यह महत्वपूर्ण योजना फेल हुआ। अगर उस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम समझते हैं कि इस योजना को विफल करने में, गरीब विरोधी मानसिकता रखने में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर स्वयं दोषी हैं और इन्हीं के लापरवाही से, इन्हीं के मनमानी से गरीबों को आयुष्मान कार्ड हर जन वितरण प्रणाली के दुकान तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए स्वयं दोषी हैं। हमने बैठक में भी आवाज उठाई कि इस पर गंभीरता से लेकर इसका तिथि बढ़ाया जाए और तमाम गरीबों को मिले। अनाज कम देने के सवाल पर भी हम लोग ने सवाल उठाए कि 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, डीलरों को भी सही वजन नहीं मिल रहा है, जबकि विभागीय नियम है कि जन वितरण प्रणाली के गोदाम तक ठेकेदारों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। झंझारपुर के एमओ बैठे बैठे कमीशन खोरी में रहते हैं, न गोदाम जाते हैं, न जन वितरण प्रणाली के दुकान तक जाते हैं। इसमें जन वितरण, उसी के नाम पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का ही शोषण करते हैं। इसलिए मेरा मांग है कि जिस स्तर से हो, चाहे सरकार के स्तर से हो, जिला स्तर से हो या अनुमंडल स्तर से या प्रखंड स्तर से, डीलरों को सही वजन अनाज मिले ताकि गरीबों को 5 किलो अनाज मिल सके और सरकार को जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो गरीबों तक मजबूती से मिले। ये राशन कार्ड के सवाल पर भी हम लोग सवाल उठाए कि गरीबों के बच्चों का, कई गरीबों का नाम काट दिया गया, उसमें अनियमितता हो रहा है और अपात्र लोगों में सही ढंग से चुनाव नहीं करके गलत तरीका से कमजोर वर्गों को भी उस श्रेणी में देकर के हटाया जा रहा है। इसकी गंभीरतापूर्वक जांच की मांग हम लोग मांग किया है और जिन गरीबों का राशन कार्ड से नाम हटा है उसको नाम जोड़ने का अनुरोध किए हैं। यही हम लोगों का मांग था। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई करने का आश्वासन झंझारपुर एमओ के खिलाफ ने, उनको बढ़ावा ही दिए। ऑपरेटर का एक बहाना करके हमने कहा कि जनता के समस्याओं को सुनने में एमओ साहब झंझारपुर मनोज बाबू को कोई ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। वो मनमाना करते हैं, डीलरों का शोषण करते हैं और सिर्फ दलाली करने के लिए अनुमंडल कार्यालय में बैठते हैं। मेरा मांग है कि अविलंब कल से प्रखंड कार्यालय झंझारपुर में बैठे, आम जनताओं का भी समस्या वहां से सुने, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का भी समस्याओं सुने, जो मामला है उसको निदान करें, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 8 तारीख को झंझारपुर प्रखंड सह अंचल सह नगर परिषद कार्यालय के समक्ष हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आम जनताओं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ और आम जनताओं का स्थानीय समस्याओं को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन रखे हैं। उसमें भी हम लोगों का मांग है कि झंझारपुर एमओ के दलाली प्रथा पर रोक हो और इनको झंझारपुर प्रखंड कार्यालय में नियमित रूप से बैठने की व्यवस्था हो और विभागीय नियमावली का जो उल्लंघन किया है उसके आरोप में इनके खिलाफ कार्रवाई हो।
झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मियों के द्वारा सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव के कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि वह अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः समान काम के बदले समान वेतन शामिल है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य सामान्य परिषद के निर्णयानुसार सभी जिला में होने वाले प्रदर्शन के तहत मधुबनी जिला में भी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी के कार्यालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कार्यालय पर प्रदर्शन एक सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता सुशील प्रसाद यादव एवं नागेंद्र गौर द्वारा संयुक्त रूप से की गई। सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री प्रीति नारायण दास ने बताया कि समान कार्यों के लिए सामान्य वेतन नहीं मिलना बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, काउंसलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आरबीएसएस के कर्मी, लैब टेक्नीशियन एवं विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले को कम मानदेय का भुगतान किया जाता है। आउटसोर्सिंग को तो निर्धारित रकम से भी कम मानदेय का भुगतान किया जाता है। क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, परंतु सरकार और स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी इसके बदले और दमनात्मक कार्रवाई एवं कार्यों का अतिरिक्त बोझ बढ़ा देते हैं। सभा को संबोधित करते हुए जिला संयुक्त मंत्री चंदन कुमार ने 12 सूत्री मांगों पर चर्चा की। सभा को कविता कुमारी, शकुंतला कुमारी, अरविंद कुमार चौधरी समेत कई लोगों ने संबोधित किया। आशा संघर्ष समिति ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा कर्मियों के विरुद्ध गैर नियमानुकूल ढंग से कार्य लिए जा रहे हैं और जब इस प्रकार के गैर नियमानुकूल कार्य की अब अति हो गई है तो हम लोगों को मजबूर होकर के आज सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा है। ये कहाँ तक जाएंगे प्रदर्शन करते हुए? हम सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य मधुबनी के कार्यालय पर पहुंचेंगे और वहां हम अपर मुख्य सचिव के नाम से संलेख जो इनके माध्यम से भेजा जाएगा वो समर्पण करेंगे। वहां पर हम अपने कर्मियों को अपनी समस्याएं बताएंगे और इसके समाधान के लिए आने वाले दिनों में अगर हमें संघर्ष और तेज करना पड़ेगा तो हम संघर्ष को और तेज करेंगे और अगर हड़ताल ही करना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात कलवाही थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में एक 4 चक्का वाहन से शराब जब्त किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान की। वहीं पुलिस की भनक लगते ही तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कलवाही पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना पर एक स्कॉर्पियो व मारुति सुजुकी कार की डिक्की से कुल 12 बोरा में 684 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब भारी मात्रा में बरामद किया। कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात में गुप्त सूचना मिली कि जयनगर की ओर से एक 4 चक्का वाहन में भारी मात्रा में शराब जा रहा है। कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार ने रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस पदाधिकारी प्रशांत कुमार पांडे को निर्देश दिया कि वाहन चेकिंग के द्वारा इस गाड़ी की जांच की जाए। पुलिस पदाधिकारी प्रशांत कुमार पांडे ने बरदेपुर मुसहरी टोल स्थित भगवती स्थान के समीप मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग की। उसी दरमियान रात के करीब 1:30 बजे जयनगर की ओर से मारुति सुजुकी कार आ रही थी। कलवाही पुलिस की गाड़ी को सड़क पर खड़ा देखते ही चालक रात का अंधेरे का फायदा उठाकर कार को बीच सड़क पर खड़ी कर भाग गया। मारुति सुजुकी में डिक्की से शराब मिला। कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि बुधवार की शाम गुप्त सूचना मिली कि जयनगर से एक स्कॉर्पियो भारी मात्रा में शराब जयनगर से मधुबनी की ओर जाएगी। थानाध्यक्ष सपन कुमार ने संध्या गश्ती कर रहे पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र कुमार चौरसिया को स्कॉर्पियो की वाहन चेकिंग के दौरान जांच करने का निर्देश दिया। वहीं कलवाही पुलिस की वाहन चेकिंग करते देख स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो मुख्य सड़क पर खड़ा होकर फरार हो गया। जब स्कॉर्पियो की डिक्की की जांच की गई तो उसमें से कई बोरा शराब रखा मिला। कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि उस 4 चक्का वाहन से 12 बोरा से 684 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक भी शराब कारोबारी को नहीं पनपने दिया जाएगा। शराब बनाने व शराब कारोबारी पर कलवाही पुलिस की सख्त व पैनी नजर है।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने गुरुवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुटौना प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, मनरेगा केंद्र, जन वितरण प्रणाली केंद्र समेत विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी निर्गत किए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने गुरुवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, आधार केंद्र, मनरेगा कार्यालय, किसान भवन स्थित कृषि कार्यालय तथा सीडीपीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम के साथ जिला से कोई अन्य प्रमुख अधिकारी नहीं आए थे। अपनी गाड़ी से उतरते ही उन्होंने प्रखंड मुख्यालय द्वार के निकट स्थित आधार केंद्र का निरीक्षण किया। वहां करीब 3 दर्जन लोग लाइन में लगे हुए थे। डीएम ने बताया कि आधार बनाने अथवा किसी प्रकार के संशोधन का कार्य करवाने आए लोगों द्वारा वहां किसी प्रकार की शिकायत सुनने को नहीं मिली। अलबत्ता उन्होंने उस काउंटर पर कार्यप्रणाली में कुछ सकारात्मक सुधार के सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिया, अद्यतन एवं सुधार संबंधित सूची का चार्ट लगवाने का सुझाव संचालक को दिया। इसके पश्चात डीएम ने मनरेगा कार्यालय का निरीक्षण किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएम को मनरेगा के पीओ प्रिय रंजन के संबंध में कई शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों में उनके कार्यालय कम आने और आने पर कम समय तक मौजूद रहने की शिकायत मिली थी। उन्होंने मनरेगा पीओ को प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक कार्यालय में बैठने और उसके बाद फील्ड में जाने का निर्देश दिया। डीएम ने बाल विकास परियोजना कार्यालय के कार्यकलापों की जानकारी लेनी चाहिए। इसकी पदाधिकारी सीडीपीओ जो प्रभार में है कार्यालय में मौजूद नहीं थी। डीएम को बताया गया कि खुटौना की सीडीपीओ 3-4 प्रखंडों की प्रभारी भी हैं, जिस वजह से संभवतः गुरुवार को किसी अन्य प्रखंड में कार्य संचालन कर रही है। डीएम ने सुझाव दिया कि इस स्थिति में खुटौना के लिए न्यूनतम 1 दिन का समय निर्धारित कर इसकी सूचना संबंधित कर्मियों व आम जनता को दे। इसके पश्चात उन्होंने प्रखंड व अंचल कार्यालय का बारी बारी से निरीक्षण किया। बीडीओ गिरीश चंद्रा से कई आवश्यक अभिलेख दिखाने को कहा। प्रखंड की प्रधान लिपि एवं संबंधित लिपिकों ने संचिकाओं व अभिलेखों का अवलोकन कराते हुए डीएम को प्रखंड में संचालित योजनाओं व कार्यों की जानकारी दी। इसी प्रकार उन्होंने सीओ विजय प्रकाश के कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने प्रखंड कृषि कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कृषि कार्यालय में उपस्थित कृषि सलाहकार राम सकल मुखिया से जानकारी लेते हुए संचालित खरीफ एवं अन्य योजनाओं से संबंधित संचालित कार्यों से वे संतुष्ट दिखे। प्रखंड में डीएम के औचक आगमन की खबर पाकर बड़ी संख्या में लोग आ जुटे। एकत्र आम लोगों में से सीमावर्ती लौखा बाजार के एक व्यक्ति ने डीएम को बताया कि अंचल कार्यालय तथा पुलिस के लोग एक जमीन के विवाद को सुलझाने की जगह उलझाने में लगे हुए हैं। उस व्यक्ति के अनुसार उससे हर जगह पैसे की मांग की जा रही है और वह बेहद परेशान है। डीएम ने सीओ को इस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। इसके उपरांत उन्होंने बीडीओ गिरीश चंद्रा को निर्देशित किया कि जो कमेटी उन्होंने बनाई थी अवैध रूप से चल रहे जांच केंद्र व नर्सिंग होम की साप्ताहिक जांच कर त्वरित कार्रवाई करे। वहीं लौकहा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर की ज्वाइनिंग को लेकर लौकहा के गणमान्य व जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगाई। आपको निर्देशित किया गया इसमें आज खुटौना ब्लॉक का आज औचक निरीक्षण किया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो आधार केंद्र चल रहा है उसका निरीक्षण किया। तो उसमें काफी लोगों के द्वारा आधार से संबंधित इसमें अपडेट कराने के लिए और संशोधन कराने के लिए लोग आए हुए थे। किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली संबंधित किसी भी लाभों के द्वारा शिकायत नहीं की गई। और जो आधार केंद्र चला रहे हैं उनको निर्देशित किया गया कि जो करेक्शन का और अपडेशन का जो सूच निर्धारित है उसका डेट चार्ट वहां लगवा दें ताकि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो। इसके पश्चात हम लोगों ने मनरेगा कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कुछ शिकायतें आ रही थी कि प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा जो है यहाँ पे कम बैठते हैं, उनको भी बुला के उनको निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन 1 घंटा फिक्स कर दें। आते ही पहले कार्यालय में बैठेंगे 10 से 11, उसके पश्चात फील्ड में जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे चले जाने पर तब लोगों को लगता है कि वो आते ही नहीं है। और दूसरा अगर किसी को उनसे मिलना हो तो मिलने में कठिनाई रहती है, इसलिए प्रतिदिन आएंगे, पहले घंटा बैठेंगे, उसके बाद फिर निरीक्षण में अपना जाएंगे। साथ ही साथ आईसीडीएस के संबंध में भी कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि कम आती है, क्योंकि उनका 2-3 प्रखंड उनके 4 दिन है सीडीपीओ को। तो डीपीओ आईसीडीएस को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो चार्ज है उसमें दिन फिक्स कर दें, साप्ताहिक रोस्टर बना दें, किस किस दिन किस किस ब्लॉक में बैठेंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि किस ब्लॉक में आएंगे ये, किस दिन आएंगे किस ब्लॉक में, और किसी को उनसे काम रहे तो वो मिल सके। उसके पश्चात प्रखंड कार्यालय का और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी कर्मी
उपस्थित पाए गए। जो अनुपस्थित थे उन्होंने सीएल लिया हुआ है और इसके पश्चात यहाँ पे सभी पंजियों का अवलोकन किया गया। प्रखंड कार्यालय में पंजियों के संधारण की स्थिति बहुत दयनीय है, तो उसमें हर पंजी का अवलोकन करके उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। और अंचल कार्यालयों में भी पंजियां रिलेटिवली बेटर है, लेकिन उसमें भी अभी फॉर्मेट में और अपडेशन में काफी कमियां पाई गई, तो संबंधित अंचलाधिकारी को और बड़ा बाबू को निर्देशित किया गया उसमें सुधार करने। और इसके अलावा अतिक्रमणवाद के जो लंबित वाद हैं उनके भी अभिलेखों का अवलोकन किया गया। कुछ अभिलेख ऐसे पाए गए जो काफी पुराने हैं, अभी भी लंबित हैं, अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है सभी लंबित अतिक्रमणवादों का देखिए और जो लगा है उसके पश्चात उसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए उसका पूर्ण निष्पादन करें, क्योंकि हमारे जनता दरबार में भी अतिक्रमणवाद से संबंधित काफी शिकायतें आती हैं। इसके पश्चात दाखिल खारिज के केसेस का अवलोकन किया गया। पेंडेंसी में अब कमी आई है, के बाद है उसका भी देखा गया। तो ये इसमें निर्देशित किया गया है कि किसी भी दाखिल खारिज बात को अस्वीकृत करने के पहले आवेदक को एक सुनवाई का मौका जरूर देंगे। अगर राजस्व कर्मचारी से अस्वीकृति की अनुशंसा आती है उसमें एक सुनवाई का अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए, ताकि अगर वो त्रुटियों का निराकरण कर सके तो उसका बात अनावश्यक रूप से अस्वीकृत न हो। इसके पश्चात अभी हम लोग अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और कृषि कार्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। पंचायत एक भी वार्ड में नहीं, वही बता रहे हैं आपको। तो उसमें 3 प्रकार के इश्यूज हैं। एक तो जहाँ पे माइनर रिपेयर की समस्या है, जहाँ पे माइनर रिपेयर करेंगे तो चालू हो जाएगा, तो उसको प्राथमिकता पे हम लोग अगले 3-4 दिन में सभी अनुमंडल अधिकारियों ने निश्चित किया गया बीडीओ, डीपीआरओ, जेई, पीएचडी के साथ बैठक करके उसको चिन्हित कर लें और उसको हम माइनर रिपेयर करा दें। इसके अलावा जो मेजर रिपेयर है जहाँ कनेक्शन छूटा है, इसके द्वारा विभाग के द्वारा इस पर टेंडर किया गया है, जैसे एजेंसी निर्धारित होगी वो भी हम लोग करवाएंगे। लेकिन अभी जो आसानी से चालू हो सकता है उस पर हम लोग प्राथमिकता पे अगले 10 दिन में प्रयास करेंगे वो करा देंगे। एमबीबीएस नहीं है, डॉक्टर का हॉस्पिटल से चलेंगे। शिकायत तो चले नहीं, छोड़ शिकायत तो बहुत है सर। नर्सिंग होम सर आलोक सर के समय में सील हुआ था, इसके आगे फिर खुला कार्यालय में देखने की बात जी। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते बुधवार की शाम मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भू विवाद, आपदा के प्रभाव को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बुधवार की देर शाम समाहरणालय स्थित वीसी कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मद्य निषेध, भू विवाद व आपदा प्रबंधन को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारियों एवं संबंधित जिला स्तरीय सभी वरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने जुलाई माह में वर्षापात की स्थिति एवं गिरते जलस्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति एवं संभावित पेयजल संकट को अपने एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। नल जल योजना को सुचारू रूप से संचालित करवाएं। प्रखंड व अंचल स्तर के अधिकारी सतत रूप से निरीक्षण कर पेयजल के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को चिन्हित करें। उन्होंने इसको लेकर बैठक में उपस्थित पीएचईडी एवं नगर निकायों के अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के शराब माफियाओं को चिन्हित कर उन पर शिकंजा कसा जाए। शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी भवन से अगर शराब की बरामदगी होती है तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस भवन को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार अब ऑनलाइन भी भूमि मापी या LPC का आवेदन किया जा सकता है। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने अंचल के वसुधा केंद्र संचालक को प्रशिक्षण देने का निर्देश निर्गत किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन के माध्यम से भूमि मापी, परिमार्जन, SMS अलर्ट सेवा तथा भू स्वामित्व प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की सुविधा आरंभ की गई है। विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पंचायत में कार्यरत वसुधा केंद्र को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही साथ आम रैयतों को वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजी 2 देखने, दाखिल खारिज आवेदन जमा करने एवं लगान भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर सेवा का अलग विभागीय शुल्क निर्धारित किया गया है। इस आलोक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने अंचल में आम रैयतों को वसुधा केंद्र के माध्यम से सुविधा के बारे में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
एवं वसुधा केंद्र को अनुपालन हेतु आदेश निर्गत करेंगे। साथ ही सभी अंचल अधिकारी अपने अपने अंचलांतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि वसुधा केंद्र संचालकों को उस विभागीय निर्णय से अवगत कराते हुए आवश्यक प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के खोयर मदनपुर गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। मारपीट का आरोपी वारंटी मोहम्मद जहीर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के खोर मदनपुर गांव से एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान खोर गांव निवासी शेख लाल मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद जहीर के रूप में हुई है, जिसको अपने ग्रामीणों से बहुत पहले लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर उसके विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज थी। उसी मामले में कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। भेजा थाना के एएसआई राजकुमार सिंह ने पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई करते हुए झंझारपुर जेल भेज दिया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी ब्लड बैंक में ब्लड सेल सेपरेशन की व्यवस्था विभाग के द्वारा जल्द ही शुरू की जाएगी और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी ब्लड बैंक प्रभारी कुणाल कौशल ने दी। ब्लड बैंक में ब्लड सेल सेपरेशन की व्यवस्था शीघ्र होगी। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने कहा कि सरकार ने 7 सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिसमें मधुबनी भी शामिल है। इसकी स्थापना से जिलेवासियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि ब्लड को 4 भाग में बांटना होता है, सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स व क्रायो। लेकिन यहाँ यह सुविधा नहीं होने के कारण कई मरीज को निराश लौटना पड़ता है, जबकि कई बार मरीजों को सिर्फ प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या क्रायो की जरूरत होती है, पर उसे अलग से यह नहीं मिल पाता है। ब्लड बैंक के पीछे ही यूनिट के लिए जगह देखी जा रही है। अभी हमारे यहाँ परसों एक स्टेट हेल्थ सोसाइटी से चिट्ठी आया कि 500 स्क्वायर फीट ब्लड बैंक से सटा हुआ जमीन को नापी करके 1 सप्ताह के अंदर वहाँ फिर वापस रिपोर्ट करना है सिविल सर्जन सर को। इसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है, जो अभी सिर्फ कॉलेज सब में है। सदर अस्पताल में बिहार में बहुत कम जगह है, 3-4 जगह है, और अभी फिर 7 जगह उसमें ऐड किया गया, जिसमें 7 जगह में हमारा जिला भी शामिल है। तो उसमें अभी पेशेंट को, जो भी मधुबनी वासी को है, बहुत परेशानी हुआ करती थी। पहले हम लोग सिर्फ यहाँ होल ब्लड ही दे पाते थे और होल ब्लड के अलावा कुछ नहीं दे पाते थे। अगर किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, प्लेटलेट्स की जरूरत है, पीआरबीसी की जरूरत है, तो वैसे लोगों को दरभंगा जाना पड़ता था। अभी कंप्यूटर सेपरेशन चालू होने के बाद इन सभी चीज को हम लोग यहाँ से देंगे और हमारे मधुबनी वासी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, खुशी की बात है कि अब लोगों को कंपोनेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो इसी मधुबनी जिला में उसकी सेवा हम लोग देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 18 जुलाई को बेनीपट्टी प्रखंड के जगत गांव में हुई सुनील झा हत्याकांड मामले को लेकर बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात करते हुए हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब हो कि 18 जुलाई को हुई हत्या के बाद अभी तक पुलिस इस मामले में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जगत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। गौरतलब हो कि बीते 18 जुलाई की रात हुई जगत गांव के सुनील झा की हत्या हो गई थी, लेकिन घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रशासन से बात कर जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। पैदा करता है। दामोदरपुर में भी कई महीने हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई जानकारी हासिल करने में पुलिस प्रशासन असफल है।
मैंने संज्ञान में डाला है कई बार, लेकिन मेरी चिंताएं बढ़ रही है। मैं पटना लौट कर उच्च पदाधिकारियों को संज्ञान में दूंगा और चाहूंगा कि बेनीपट्टी एक शांतिपूर्ण इलाका रहा है, वैसा ही रहे। क्यों ऐसी घटना हो रही है इन दिनों, इसकी जांच हो, और इन घटनाओं की जो पिछले कुछ समय में हुआ है, एक आध महीने में, सारे का उद्भेदन में क्यों विलम्ब हो रहा है, सक्रिय हो और सक्रिय होकर सारे का उद्भेदन करे, जिससे सही अपराधी पकड़े जा सके, कानून अपने विधि सम्मत कार्रवाई कर सके। ये मेरा आग्रह है। बेनीपट्टी के बेहटा पश्चिम टोल में आकर श्री सुनील कुमार झा, जिनकी हत्या 18 को हो गई, 18 जुलाई को हो गई, उनके घर पर आकर मैं जानकारी लिया और मैं यहाँ नहीं था, विधानसभा चलते रहने के कारण मैं पटना में। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड सह अंचल कार्यालय में निर्माणाधीन मुख्य सड़क से प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार तक किए जा रहे सड़क निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने को है, लेकिन आज तक सिलापट्ट नहीं लगाया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन मुख्य सड़क से प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार तक किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। इस निर्माण कार्य स्थल पर कभी भी तकनीकी सहायक मौजूद नहीं रह रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कार्य शुरू होने से पहले कार्यस्थल पर शिलापट्ट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो सड़क निर्माण समाप्ति की ओर है, पर शिलापट्ट आज तक नहीं लगाया गया। ये निर्माणाधीन सड़क पर मिट्टी कम दी गई है, बिना हवा मारे ढलाई किया जा रहा है। सड़क निर्माण में डाले जा रहे गिट्टी बालू में भारी मात्रा में मिलावट है। इस बात की जानकारी लेने के लिए सड़क निर्माण स्थल पर जब पहुंचे तो कोई भी कुछ भी बताने से परहेज किया। लोगों ने बताया कि कार्यस्थल के पास में मौजूद व्यक्ति ने कहा कि जब से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक अभियंता सड़क निर्माण कार्य को देखरेख करने कभी नहीं पहुंचे। मजदूर के द्वारा मन मुताबिक कार्य किया जा रहा था। कहीं सही तरीके से गिट्टी नहीं गिरती तो कहीं सीमेंट की कमी दिखी। वहीं इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी से जब इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनका सर। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बरही और दुल्लीपट्टी पंचायत में पश्चिमी दक्षिणी कमला किंग्स कैनाल से नदी खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचती थी, जिसका आना पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं इस समस्या से समाधान को लेकर किसानों के द्वारा नहर से खेतों में पानी पहुंचाने के लिए खुद कच्चा बांध तैयार किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। जयनगर प्रखंड के बरही व दुल्लीपट्टी पंचायत से होकर गुजरने वाली पश्चिमी दक्षिणी कमला किंग्स कैनाल से खेतों में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंचने को लेकर गुरुवार को दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव एवं बरही पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त शिक्षक राम प्रसाद यादव, मोहम्मद हीरा, मोहम्मद कैसर समेत दर्जनों किसानों के सहयोग से बरही और बलाट गांव के बीच शाखा नहर में बांध बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया गया। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश अब कहने को रह गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा नहर की निगरानी नियमित रूप से नहीं की जा रही है। भीषण गर्मी और धूप के कारण हजारों एकड़ खेतों में लगे धान का बिचड़ा पानी की कमी के कारण जल रहा है। शाखा नहर के माध्यम से खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बलाट बरही गांव के बीच कमला किंग्स कैनाल में बने स्विल्स गेट पर जल संसाधन विभाग के द्वारा फाटक नहीं लगाया गया है, जिस कारण आधा दर्जन गांव के खेत सिंचाई के लिए नहर के पानी से प्रभावित हो रहा है। अब तक बारिश का अता पता नहीं और खेतों में सिंचाई के लिए कैनाल से पानी कैसे जाए उस पर विभाग द्वारा जांच नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर कमला नहर प्रमंडल विभाग के कनीय अभियंता वाल्मीकि प्रसाद ने कहा कि स्लुइस गेट पर फाटक लगाया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बीते मंगलवार की रात खुटौना पुलिस की गश्ती दल ने भारी मात्रा में देसी विदेशी नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खुटौना पुलिस की गश्ती दल ने मंगलवार की रात स्थानीय थाना क्षेत्र के खुटौना जयनगर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की तलाशी के क्रम में 855 लीटर गौरव सॉफी शराब,
72 लीटर नेपाली किंग फिशर बियर तथा 18 लीटर नेपाली एम डबल्स विदेशी शराब की बरामदगी की। पुलिस ने शराब लदे स्कॉर्पियो समेत धंधेबाज को गिरफ्तार कर थाने लाई और विधिवत कार्रवाई में जुट गई। थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी, जहां सूचना प्राप्ति के बाद पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों द्वारा नाका लगाया गया और फिर धंधेबाज को दबोच लिया गया। पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धंधेबाज की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के चंपापुरजोड़ निवासी मिंटू कुमार यादव के रूप में बताई गई है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। एक ऐसा विद्यालय जहां वर्ग 1 के छात्र रोड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, 2 और 3 के छात्र कब्रिस्तान में पेड़ के पास बैठकर पढ़ाई करते हैं, वर्ग 4 के छात्र मस्जिद ईदगाह के मुख्य गेट पर पढ़ते हैं, वर्ग 5 और 6 के छात्र किचन और स्टोर रूम में बैठकर पढ़ते हैं और वर्ग 7 और 8 के छात्र बाकी बचे हुए जगहों पर पढ़ाई करते हैं। शिक्षक भी खुले आसमान के नीचे कब्र के सामने नीम के पेड़ के पास कुर्सी लगाकर पढ़ाने को विवश हैं और बच्चे भी ना सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि मध्याह्न भोजन में खाना भी कब्र के पास बैठकर खाते हैं। हम बात कर रहे हैं अंधराठारी प्रखंड के हरना पंचायत के प्राथमिक विद्यालय उर्दू की, जिसे प्राथमिक विद्यालय से मिडिल स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन आज तक 2 कमरों से ज्यादा इसका भवन तैयार नहीं किया गया। 2014 में 7 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए आया था, लेकिन जमीन नहीं रहने के कारण पैसा भी वापस हो गया। इस विद्यालय की वस्तुस्थिति देखकर शिक्षा विभाग की गुणवत्तापूर्ण दावा का पोल पूरी तरह खोखला नजर आता है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं यह पूरी वारदात। गुणवत्तापूर्ण और बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा देने की दौड़ में मधुबनी जिला के अंधराठारी प्रखंड स्थित हरना पंचायत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू कई सवाल खड़ा करता है। यहाँ के छात्र छात्रा कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठकर पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन करने भी कब्रिस्तान में कब्र के आसपास बैठकर भोजन करते हैं। कुछ बच्चे सड़कों पर भोजन करते हैं तो कुछ मस्जिद व ईदगाह के मुख्य द्वार पर बैठकर मध्याह्न भोजन करते हैं। कारण वर्ग की कमी। यह व्यवस्था 1-2 दिनों से नहीं बल्कि 18 वर्षों से चली आ रही है। वर्षा और धूप में हालत खराब रहती है। बारिश व तेज धूप या ठंड के मौसम में बच्चों को घर वापस भेजना पड़ता है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में यह विद्यालय प्राइमरी से मिडिल स्कूल बन गया। प्राइमरी के समय भी 2 कमरा था, मिडिल स्कूल के बाद भी 2 कमरे में ही स्कूल चल रहा है। 2014-15 में भवन निर्माण के लिए 7 लाख रुपए आया था, मगर जमीन की कमी के कारण पैसा वापस हो गया। विद्यालय के हेडमास्टर जगन्नाथ पासवान बताते हैं कि यहाँ 2 कमरे हैं। इन 2 कमरों में एक कमरा में किचन, मिड डे मील का सामान और स्टोर है और रूम के बाद बचे हुए जगह में क्लास चलता है। दूसरे कमरे में कार्यालय, शिक्षक के बैठने की जगह के बाद बचे हुए जगह में वर्ग संचालन किया जाता है। कभी यहाँ 400 से ज्यादा छात्र छात्रा नामांकित थे, मगर दिक्कत के कारण नामांकित छात्रों की संख्या घटकर अब 295 हो गई है। विद्यालय में 9 शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थापित हैं, लेकिन इनके बैठने तक की जगह नहीं है। शिक्षक खुले सड़कों पर और कब्रिस्तान में नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठते हैं और वहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। वर्ग 1 के छात्र रोड पर बैठकर पढ़ते हैं, वर्ग 2 और 3 के छात्र कब्रिस्तान में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, वर्ग 4 के छात्र मस्जिद ईदगाह के गेट पर पढ़ते हैं, वर्ग 5 और 6 एक कमरे के स्टोर रूम के बाद बचे हुए जगह में पढ़ते हैं और वर्ग 7 और 8 के छात्र छात्रा दूसरे रूम में छोटे छोटे बचे हुए जगह में किचन के सामानों के बीच बैठकर पढ़ते हैं। भोजन बनाने की व्यवस्था संकरे बरामदे में की जाती है। बरामदे में भी बच्चे पढ़ते हैं, जहां गैस पर भोजन बनता है। शिक्षक सफीकुर रहमान कहते हैं कि कुछ दिनों में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाएगी तो फिर बच्चों को सड़क के अलावा कोई दूसरा जगह नहीं रह जाएगा। टीचर मोहम्मद इजराइल ने बताया कि मस्जिद की जमीन में स्कूल बना है, दूसरा कोई जमीन अब तक उपलब्ध नहीं है। स्कूल का समय 9 बजे से 4 बजे तक रहता है। कड़ी धूप के कारण छात्र छात्राओं को काफी दिक्कत होती है। खास बात यह है कि 3 महिला शिक्षिका है और शौचालय नहीं है। अगल बगल के आवासीय परिसर में ही शौचालय के लिए इन शिक्षकों को जाना पड़ता है।
प्रखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मात्र 2 मिडिल स्कूल है, एक जमेला में और दूसरा हरना गांव में। इसी गांव में एक दूसरा विद्यालय भी है, नया प्राथमिक विद्यालय खोबरा टोल, जहां जमीन है मगर भवन नहीं बना है। 150 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, शिक्षक 6 है। वर्ष 2006 से ही किसी के निजी दालान पर यह स्कूल अभी तक चल रहा है। My name is मोहम्मद और मैं वर्ग में 4th क्लास। हम लोग को कब्रिस्तान के कबर पर पढ़ते हैं और खाना भोजन भी उसी के पास करते हैं। बाथरूम लगता है तो घर जाते हैं और धूप लगती है तो बहुत दिक्कत पड़ती है, बारिश होती है तो छुट्टी हो जाती है। कुछ बच्चा सड़क पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चा मस्जिद के गेट पर पढ़ते हैं। सरकार हम लोगों को स्कूल बना देते, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और लिखते हैं। My name is मोहम्मद सलमान। वहाँ पढ़ते हैं 4th में, नीम गाछ के पास बैठते हैं। कुछ बच्चे सड़क पर बैठते हैं, लेटरिन लगता है तो घर पर जाते हैं। बारिश होता है तो छुट्टी हो जाती है। स्कूल के सटे हुए कब्रिस्तान भी है, उसी में भोजन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। सरकार अपील है जो स्कूल बना दे तब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। खाते हैं पोखर में, फिर पढ़ाई भी करते हैं पोखर में, तब पढ़ते हैं कब्रिस्तान में कबर के पास, लिखते उठते हैं कब्रिस्तान में। रोडों पे बैठना पड़ता है, धूप बहुत लगती है तो सर छुट्टी दे देता है, बारिश हो जाता है तो फिर सर छुट्टी दे देता है। सरकारी स्कूल बना देगा तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ स्कूल का बड़ा दिक्कत है, बच्चे सब जो है कब्रिस्तान लंग रोड पे पढ़ता है, धूप होता है तो बच्चे को बड़ी दिक्कत होता है। कब्रिस्तान में लंग पढ़ता है, स्कूल में ही हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा, हम लोग का बच्चा पढ़ नहीं पाता। सर हम लोग को स्कूल का सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि स्कूल दे, बड़ी दिक्कत है। लैट्रिन बाथरूम का बड़ा दिक्कत होता है, खुले आसमान में पढ़ता है बच्चा। तो सर हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का जो है कहिए सरकार हम लोग का मदद करे, स्कूल दे, हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। मेरा नाम जगन्नाथ पासवान, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय हरना उर्दू, प्रखंड अंधरा ठाड़ी। समस्या यह है, मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ रूम 2 ही है, बच्चे की 1 से 8 तक पढ़ाई होती है, नामांकन छात्र छात्रा है 295 है, और यहाँ बैठने का बहुत दिक्कत होता है। 2 रूम है और 4 फीट जो है नीचे हो गया, रोड से नीचे, बरसात में पानी रूम में चला जाता है, गर्मी में दिक्कत होता है। खाना बनाने के लिए जो है बरामदे पर खाना बनाया जाता है, और बच्चे सबको मस्जिद गेट पर और बगल के नीम के पेड़ के नीचे रोड के किनारे बैठाते हैं, काफी कठिनाई होती है। कब्रिस्तान के बगल में रोड है, उस पर बैठा कर खाना खिलाना पड़ता है। कब्रिस्तान में एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे भी बैठकर पढ़ाना पड़ता है, 2-3 क्लास को वहाँ बैठाना पड़ता है। गर्मी में जो है काफी परेशानी होती है, अगर अधिक जोरों की बारिश होती है तो बाहर वाले बच्चे को छुट्टी देना पड़ता है। और शौचालय जो है यहाँ नहीं है, 3 लेडीज है यहाँ शिक्षिका, बीपीएससी वाली आई है, उसको काफी परेशानी होती है बाथरूम के जाने के लिए। पड़ोस के यहाँ जाना पड़ता है महिला टीचर को। अगर प्रशासनिक पदाधिकारी को ये बाहर से भी आते हैं, इसको बार बार कहते हैं ऐसी समस्या है, कितना बार जो है सीओ को, अंचलाधिकारी महोदया को और वीडियो को भी दिए हैं आवेदन, उसमें जमीन आवंटन कराने के लिए। मैं शौकत अली, हमारी बहाली 2005 से यहाँ है। हम 18-19 साल हो गया जब ये प्राइमरी विद्यालय था, अब 2006 में ही ये उत्क्रमित हो चुका है। यहाँ 8 क्लास की पढ़ाई होती है, 300 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ 2 कमरा है। एक कमरे में 7वां और 8वां के बच्चों को बैठाया जाता है, दूसरे कमरे में 5वां और 6ठे को, उसी में गोदाम भी है और उसी में ऑफिस भी है। कुछ बच्चे बरामदे पे बैठते हैं और आधा बरामदा पे रसोई का काम होता है, और बच्चे रोड पे नीम के पेड़ के नीचे और मस्जिद के गेट पे पढ़ते हैं। जब बारिश और धूप होती है तो काफी समस्या हो जाती है, कभी कभी बच्चे गर्मी से गिर भी जाते हैं फिट आकर के। शौचालय नहीं है जिससे काफी परेशानी होती है। यहाँ महिला शिक्षिका भी आई हैं बीपीएससी वाली में, पढ़ाने में बहुत असुविधा होती है। कारण ये है कि यहाँ जगह नहीं है पढ़ाने की। अगर हम लोग चाहते भी हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, लेकिन जगह के अभाव के कारण
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ठीक है सर, मेरा नाम अंजू यादव है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरना उर्दू की 6 to 8 की अध्यापिका हूँ। और यहाँ मतलब प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कि पहली बात तो है कि यहाँ पे क्लासरूम की बहुत कमी है, 2 ही क्लासरूम है और बच्चों को मर्ज करके पढ़ाना पड़ता है। इस क्लास में तो हम 5 और 6 को मर्ज करके पढ़ा रहे हैं। बगल वाला जो क्लासरूम है उसमें 7 और 8 मर्ज होके पढ़ रहा है और ये जो क्लासरूम है इसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे। ऑफिस भी है यही, गोदाम भी है यही है स्कूल का। और हम लोग का सबसे बड़ा मतलब समस्या है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, मतलब शौचालय के लिए हम लोग को आसपास जाना पड़ता है। मेरा नाम सहाना खातून, इसी स्कूल में रहते हैं, खाना बनाते हैं और खाना बनाने में बहुत दिक्कत है और रोड सड़क पर बच्चा को खिलाना पड़ता है। कभी कभी भी पानी लेकर को आते हैं तो हम लोग गिर भी जाते हैं ऊंचा नीचा में। बहुत है दिक्कत हम लोग को, गर्मी से ऐसे परेशान है। बच्चा लोग भी इसी में रहते हैं, इसी में बरंडा पर खाना बनाना पड़ता है। लमसम 300 बच्चा का खाना बनाना पड़ता है। इतना ही सा जगह में बच्चा भी पड़ता है, थोड़ा सा जगह में खाना भी बनाना पड़ता है। इस जगह में गैस भी रहता है, बच्चा भी रहता है, डर भी लगता है खाना बनाने में। जो बच्चा को कहीं गैस में कुछ हुए तो बच्चा भी, हम लोग भी डर है, डर को खाना बनाते हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्री जनकराम मधुबनी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां मधुबनी के जिला अतिथि गृह में हम पार्टी की जिलाध्यक्ष विमला देवी की अध्यक्षता में उनका स्वागत किया गया। यहां सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री जनकराम मधुबनी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे। जिला अतिथि गृह में माननीय मंत्री जनकराम को हम पार्टी सेक्युलर जिला अध्यक्ष विमला कुमारी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्री लाल यादव व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाग दुपट्टा और फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं जिले के बिस्फी, बेनीपट्टी सहित विभिन्न प्रखंडों से आए पर्चाधारियों के हस्ताक्षर युक्त 8 सूत्री मांग युक्त ज्ञापन मंत्री को सौंपा, जिसमें बिस्फी प्रखंड के बिस्फीहाट, मुसहरी, जानीपुर, बल्हा, जगवन, धजबा के अनुसूचित जाति के भूमिहीन बास्कीत पर्चाधारियों पर भूमि पर कब्जा नहीं मिलने सहित 8 सूत्री लिखित शिकायत युक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंत्री से लिखित शिकायत करते हुए बासगीत पर्चाधारियों ने कहा है कि पर्चा 1987 में मिला, लेकिन अब तक दखल दिहानी नहीं करवाया गया। पर्चाधारियों की शिकायत के बाद मंत्री जनकराम ने डीएम अरविंद कुमार वर्मा व बिस्फी और बेनीपट्टी सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को फोन कर पर्चाधारियों को भूमि पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। मदद करने के लिए तैयार शासन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद का मैं सदस्य हूँ, एडिशनल जिला का प्रभारी भी हूँ। मुझे लगता है कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा महागठबंधन के जो अन्यायी अत्याचारी लोग हैं, अगर कमजोर वर्ग समझ करके दबाते होंगे, उसके लिए यहाँ बैठा है। ओसीओ और बीडीओ, थाना प्रभारी, एसपीडीएम, जहाँ जरूरत होगी मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ और मदद भी हो रहा है। कोई गरीब को सुशासन की सरकार में दबा नहीं सकता है। जनकराम जी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत आते मंत्री जी, उनसे हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दल बल के साथ भेंट मुलाकात हुई औपचारिक, और उस पर उनको पाग दुपट्टा माला से स्वागत किया गया मधुबनी के धरती पर। साथ ही उनसे अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी मामला थी, जो भी जमीन संबंधी पर्चाधारी वगैरह की बात करने की उनके समक्ष मधुबनी की ओर से, मधुबनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से बात रखी गई। उन्होंने सीओ साहब से बात करके आश्वस्त किया कि अगला जो भी कार्रवाई होगी हम अपने स्तर में देख लेंगे। और माननीय मंत्री जी आश्वासन दिए सभी पदाधिकारी को कि हमको जो भी स्थिति होगी, जो भी परिस्थिति होगी, हम आपके जमीन का पर्चा, जो पर्चा वाली जमीन है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के कमला रोड स्थित शिव संगीत केंद्र के तत्वाधान में यादे रफी की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि महान फनकार व संगीतकार गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए उनके यात्रा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। उपस्थित लोगों ने
उनके गाए हुए गीत गाकर उन्हें याद किया। महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी के पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार की देर शाम जयनगर के कमला रोड स्थित शिव संगीत केंद्र के तत्वाधान में यादे रफी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। वक्ताओं ने गीतकार स्वर्गीय मोहम्मद रफी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 31 जुलाई 1980 को महान फनकार दुनिया को अलविदा कह गए। उनके द्वारा गाए एक से एक गाने आज भी लोगों के जुबान पर गुनगुनाते देखा जाता है। संगीत प्रेमियों ने स्वर्गीय मोहम्मद रफी के गाए गाने न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, इसके अलावा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा और भजन जय रघुनंदन जय सियाराम से कार्यक्रम की शुरुआत की। शिक्षक दुर्गेश कुमार द्वारा न फनकार मुझसा तेरा बाद आया, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें जैसे कई गाने गाकर गाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव संगीत केंद्र के अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर महतो व संचालन राजू वाजपेयी ने किया। मौके पर संगीत प्रेमी के अलावा अन्य गणमान्य लोग। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के गंगौर के रहने वाले अजय कुमार ने IIT JEE मेंस परीक्षा 2024 में सफलता हासिल की। बड़ी बात यह है कि अजय अपने पूरे खानदान का पहला छात्र है जिसने पढ़ाई की। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से उसकी यह पूरी यात्रा। अनपढ़ों के खानदान का एक निर्धन छात्र जिसने गरीबी को चुनौती देकर अपना मुकाम हासिल किया। मैकेनिकल इंजीनियर बनने की पढ़ाई करने के लिए सरकार ने उसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में दाखिला करवाने की मंजूरी दी है। IIT JEE मेंस परीक्षा 2024 के सफल छात्र अजय कुमार यादव गंगौर का रहने वाला है। अपनी सच्ची लगन, खुद पर भरोसा और कठिन परिश्रम से उसने यह साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो सफलता खुद साधक का चरण चूमती है। सफल छात्र अजय के पिता भुवनेश्वर यादव के पास मात्र 5 कट्ठा खेत है। अजय ने बताया कि 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटा है। उसके खानदान में पढ़ाई करने वाला वह पहला व्यक्ति है। बाकी सभी लोग अनपढ़ हैं। गरीबी के कारण मिडिल स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता ने उसे सहयोग करना बंद कर दिया। बाजारों में सब्जी बेचने के दौरान उससे आने वाले आमदनी से रोजाना 30 रुपए वह अपनी पढ़ाई के लिए बचाने लगा। उसकी मेधावी प्रतिभा को देखकर शिक्षक भी उसे रियायती फी लेकर पढ़ाने लगे। मैट्रिक परीक्षा पास करने पर बिहार सरकार से मिलने वाली 10,000 रुपए उसने IIT JEE मेंस परीक्षा की तैयारी में खर्च किया। उसने अपनी सफलता का श्रेय केवल और केवल अपने प्रिय शिक्षक पशुपति गुप्ता को दिया है। और ये रिजल्ट आपका छोटा मोटा रिजल्ट नहीं। लोग 10 पास करते हैं, 12 पास करते हैं, लेकिन यहाँ मामला जो है इंजीनियरिंग का है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि बहुत समय से मैं आपको बता रहा हूँ बीटेक बता रहा हूँ। नीट 2 वर्ड हमेशा गूंजता होगा मेरे क्लास में। एक है आपका बीटेक और दूसरा है नीट। बीटेक की तैयारी कौन कर सकता था? जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। और नीट की तैयारी कौन कर सकता है? जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो आज मैं आपको ऐसे शख्स और स्टूडेंट से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने एकदम गरीबी से पढ़ाई किया है और हमारे ही समाज से है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बैकग्राउंड बता दूं। उस बच्चे के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको फी भरा जा सकता है, तो यहाँ भी वो स्कॉलरशिप में पढ़ा है। और 10th क्लास में आपको पता होगा कि 10th क्लास में मार्क्स वो क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन में अच्छा आता है मार्क्स या फर्स्ट डिवीजन आता है तो 10,000 का पुरस्कार मिलता है कि नहीं? आप लोगों को भी मिला है अभी तक कि नहीं मिला है? वेटिंग में रहिए, आपको भी 10,000 का पुरस्कार मिलेगा जिनका भी फर्स्ट डिवीजन है उनको। अब उस 10,000 से उसने क्या किया था, अपना फीस को भरा था कोचिंग के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे लाइब्रेरी की तरह यूज करके उसने पढ़ाई किया था। और उसके बावजूद जो रिजल्ट है वो बहुत काबिल तारीफ है। आज के डेट में उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मधेपुरा का नाम सुना आप लोगों ने? कहाँ पे है मधेपुरा? कौन सा जिला है? मधेपुरा खुद ही जिला है। जैसे आपका मधुबनी जिला है, दरभंगा जिला है, वैसे मधेपुरा जिला है। और उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर्स करेगा, मतलब 4 साल की पढ़ाई करेगा। और 4 साल में तीसरे साल में ही उसके हाथ में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख जितनी योग्यता होती है उसके अनुसार उनको पैकेज मिलता है और उनका करियर जो है पूरा सेट होता है।
इसको मैनेज किया, पैसा नहीं था तो कहाँ से लाया और किस तरह से जुगाड़ हुआ, हम सब जो है आप पे प्राउड है। क्या सर स्वरूप है, एकदम पूरी टीम जो है प्राउड है आपके मेहनत पे। तो आपके लिए ये पूरी की पूरी लोग जो है बैठे हुए हैं और जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया। तो कुछ कहना चाहिए आपको इस मौके पे, तो मैं आपको स्पेस देता हूँ, अपनी बातों को इनको पहुंचाइए और इनको भी मोटिवेट कीजिए कि आने वाले समय में इंजीनियर और डॉक्टर बने। थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री भुवनेश्वर यादव। मैं तो बड़े फैमिली से नहीं हूँ, जितना गरीब मैं हूँ हमको लगता है कुछ कोई में है ही नहीं होगा गरीब। अगर गरीब है तो खराब इतना आदमी है जो जिसका खानदान में कोई पढ़ा नहीं होगा, कोई है? लेकिन मेरे खानदान में कोई आज तक पढ़ा नहीं है। मैं 7 भाई बहन हूँ जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। हम अभी इंटर फाइनल किया है, इसमें से कोई 0 क्लास नहीं पढ़ा है। सोचते होंगे आप सब, मेरा पढ़ाई का जर्नी स्टार्ट हुआ, हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मतलब एडमिशन करा लिए थे मिडिल स्कूल में लगभग 8 क्लास में। उससे पहले तो खेलते ही थे। 8 क्लास में एडमिशन कराए। इसके बाद मेरे पापा खेती करता है, मतलब 4-5 कट्ठा खेत है, ज्यादा नहीं 4-5 कट्ठा है। इसमें जैसे गोभी आलू जानते हैं ना, सब सब्जी उपजाता है। और पापा मतलब 60 साल का हो गया, अभी तो 10 साल और बढ़ा दीजिए तो 70 साल हो गया होगा। तो पापा उजा देता था और हम उसको लेके सोना बाजार जानते हैं आप सब, सोना सारघाट और गंगौर अपने बाजार, तो उसको लाद के हम बाजार में जाके बेच के आते थे। 400-500 रुपया होता था, घर देते थे, उसकी घर चलता था। और उसमें से भी कोचिंग का फी नहीं देता था। पापा बोलवे नहीं करता था पढ़ने के लिए, बोला था हम गरीब हम पढ़ाइए। एक दिन बोल दिया इंजीनियर का नाम, बोलता था इंजीनियर क्या होता है? तो मतलब 400-500 देते थे, उससे घर चलता था। तो घर तो चल जाता था। और 400-500 अभी कोचिंग का गांव घर में भी 10वीं क्लास में 500 रुपया लेता है फी, लेकिन उसमें से भी 500 हम घर पे से फिर ले लेंगे तो कोचिंग का फी दे देंगे, फिर घर नून तेल कैसे चलेगा? सुबह फिर तेल के रुपया कहाँ से आएगा? तो 500 इसलिए क्या कि हम जब 500 रुपया होता था ना, तो उसमें से 20-30 रुपया हम अलग कर लेते थे बाजारे में। तो महीना का कम से कम कितना हो गया? 30 रुपये रोज से महीना का बताइए। 900 हो गया। तो 900 में 500 कोचिंग फी, 400 रुपया कॉपी किताब, तो 900 हुआ ना। पापा को बोल रहे थे हम मतलब नहीं लेंगे पैसा, तो ये पढ़ने दीजिए। तो बोला अपने कमाई से शायद बाजार करके अपना काम करके अगर शायद से पैसा निकल जाता है तो पढ़िए। तो बोले हाँ पढ़ लेंगे। तो उधर से कोचिंग ऐसे करते करते 10वीं फाइनल हुआ। 10वीं में कमतौल जानते हैं आप लोग? इसमें से कोई कमतौल? मेरा 3रा रैंक था, 400 नंबर है पूरा 10वीं में, 80%, जिसमें मैथ में 92 नंबर है। तो उसमें वहाँ एक लड़का था टॉपर, यानी कि उससे सब 50 स्टूडेंट में सब डरता था। उसका नाम था उदय। इसमें कोई जानता होगा, मनहरपुर का लड़का है उदय, नाम हो गया। तो यही बेंजीन हुआ। तो हमको पता नहीं था, पता कि हम जहाज के लिख रहे थे। तो हमको ये फील हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है और जिसके पास नॉलेज 10वीं में फेला नहीं हो, दोबारा पास क्यों नहीं हो, और साइंस लेके पढ़ते हो, अगर 2 साल अपने आप को झोंकना चाहते हो, हर एक चीज छोड़ के, डीजे रथ गाँव भर में शादी विवाह झंडा सब छोड़ के अगर पढ़ाए, तो आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मिथिला के लोगों के लिए सावन माह में मधुश्रावणी पर्व बहुत ही अहमियत रखता है। मिथिला में मनाया जाने वाला यह पर्व, जिसमें नवविवाहिताएं 15 दिनों तक साज सज्जा के साथ फुल्लोढ़ी का कार्यक्रम करती हैं। इसमें गौरी और विषहारा की पूजा का प्रावधान है। आइए हम आपको दिखाते हैं मिथिला का यह प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी विस्तार से। सावन महीना का पवित्र पर्व मधुश्रावणी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नवविवाहिताओं के द्वारा 15 दिनों की कठिन तपस्या में लीन होकर पूजा अर्चना करने का पर्व है। यह पर्व मिथिला के लोग मनाते हैं। मधुश्रावणी में नवविवाहिता अपने पति के दीर्घ मंगल कामना करने के लिए मनाती है। पूरे 15 दिन नवविवाहिताएं सुबह शाम अपनी सखी सहेलियों के साथ फूल बेलपत्र लोड़ कर लाती हैं और विषहारा और गौरी पूजा करने के साथ कथावाचक से कथा सुनती हैं। वहीं कथावाचक सुनीता झा ने मधुश्रावणी पूजा पर विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि यह पूजा करने से पति की दीर्घायु की बढ़ोतरी होती है, नवविवाहिताएं सदा सुहागन बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इस मधुश्रावणी पूजा में खासकर विषहारा और गौरी की पूजा की जाती है।
पूजा के साथ साथ परंपरागत गीतों का भी महत्व होता है, जो पूजा के प्रारंभ में और अंत में गौरी पूजा के संग विसहारा गीत गाकर मां गौरी से आशीर्वाद लेती है। सुहाग भाग पढ़े छे, सब परिवार कुशल रहे छथिन। भगवान उनका विषहारा के पूजा के में बेसी महत्व मानल गेल छे। साल में ब्राह्मणक बेटी के वनमास में जाही जूही लत्ती फत्ती सब फूल लोढ़ल जाइए। सासू सब किछु अबै छनि, ओहे भोजन करै छथि। अरबा अरबाइन सुंदर सँ गीत नाद होइ छनि, विषहारा लिखल जाइ छनि। एमे मेन किनकर पूजा होइ छनि? मेन में विषहारे के पूजा, विषहारा के पूजा होइ छै। गौरी के बाद मेन गौरी तो सब दिन हाँ कहियो। हाँ मेन विषहारे के पूजा होइ छनि। संगे गौरी चनाई बरसी ई सब के भाग सुहाग सब मिला कर सब देवता के मनायल जाइ छै। पूजा पाठ होइ छै सुंदर से 15 दिन 13 दिन जेमे जे तिथ कयल गेल। फिर हुनकर एकटा लास्ट में प्रेमी पड़ै छनि। विषहारा के मंदिर छनि, जे भाड़ा जाऊ भाड़ा मोती मानी घरों घरा नाग बढ़त नागिन बढ़त, नागिन के जे पुआ बढ़त, 5 बहन विषहारा बढ़त, कोनू मोनू मामू बढ़त, लाल बसंत दुनू भैया बढ़त, बासुकी राजा बाप बढ़त, बास बहन माँ बढ़त। जिनका प्रसादे सोना कटोरा घी भात खेलौं, कटोर खेलौं, कटोर पहिरलौं, सुख उठलौं सुख बैसलौं। ब्रह्मा चचलन बाट, विष्णु लेलन वास, ओही बाटे अबित हेता बासुकी नाग बाप। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।